नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट 35 करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी 34 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं और ये आज का वीडियो साइंस स्पेशल रहने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कॉमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में मांसपेशी ऊतक के लिए कौन जिम्मेदार है? हमारे शरीर में मांसपेशियां यानी मांसपेशी ऊतक के लिए कौन जिम्मेदार है? तो यह अंगों में गति उत्पन्न करने के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अंगों में गति उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर में मांसपेशियां और मांसपेशी ऊतक जिम्मेदार है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु अवैधर्मी ऑक्साइड बना सकता है? निम्न में से कौन सी धातु अवैधर्मी ऑक्साइड बना सकता है? तो ये बना सकता है एल्युमिनियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एल्युमिनियम धातु यह अवैधर्मी ऑक्साइड बना सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में किसने प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियां विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? 19वीं शताब्दी में किसने प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियां विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो ये किया था चार्ल्स डार्विन ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चार्ल्स डार्विन ने विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलता है और एक रंगीन पाउडर किस में बदल जाता है? मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलता है और एक रंगीन पाउडर किस में बदल देता है? तो ये बदल देता है सफ़ेद में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलता है और यह सफ़ेद रंगीन पाउडर में बदल देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव विज्ञान में कोशिकाओं का ऊर्जा स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा जीव विज्ञान में कोशिकाओं का ऊर्जा स्रोत है? तो यह एटीपी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एटीपी यह जीव विज्ञान में कोशिकाओं का ऊर्जा का स्रोत है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में उपयोग किए जाने वाले दो रसायन कौन से हैं? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में उपयोग किए जाने वाले दो रसायन कौन सा है? तो यह AgCl और AgBr। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। AgCl और AgBr ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में उपयोग किए जाने वाले दो रसायन हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसका गलनांक बहुत ही निम्न होता है? किसका गलनांक बहुत ही निम्न होता है? तो ये होता है गैलियम का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गैलियम का गलनांक बहुत ही निम्न होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नियम एक चालक कंडक्टर में संभावित विभव के अंतर और वर्तमान प्रवाह धारा के बीच संबंधों को बताता है? कौन सा नियम यह चालक कंडक्टर में संभावित विभव के अंतर और वर्तमान प्रवाह धारा के बीच संबंधों को बताता है? तो ये बताता है ओम का नियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओम का नियम यह चालक यानी कंडक्टर में संभावित विभव के अंतर और वर्तमान प्रवाह धारा के बीच संबंध को बताता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन विद्युत परिपथ में आवेशों का प्रवाह स्थापित कर सकता है? निम्न में कौन विद्युत परिपथ में आवेशों का प्रवाह स्थापित कर सकता है? ये कर सकता है इलेक्ट्रॉन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन यह विद्युत परिपथ में आवेशों का प्रवाह स्थापित कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है,
मनुष्यों में निषेचन किसमें होता है? मनुष्यों में निषेचन किसमें होता है? तो ये होता है फैलोपियन ट्यूब में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फैलोपियन ट्यूब में जो है मनुष्यों में निषेचन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर है? निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई मीटर सेकंड पर स्क्वायर है? तो यह त्वरण का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। त्वरण का एसआई इकाई जो है मीटर सेकंड पर स्क्वायर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो होता है विटामिन डी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विटामिन डी जो है यह हमें सूर्य से प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैलिफोर्नियम किस समूह का सदस्य है? कैलिफोर्नियम किस समूह का सदस्य है? तो यह एक्टिनाइड। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एक्टिनाइड जो है यह कैलिफोर्नियम जो है एक्टिनाइड समूह का सदस्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में अवक्षेप तैयार होता है? निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में अवक्षेप तैयार होता है? तो ये होता है दोहरा विस्थापन में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। दोहरा विस्थापन में जो है अवक्षेप तैयार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो ये होती है 4। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता जो है 4 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु 4 घटकों से बनी होती है? निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु 4 घटकों से बनी होती है? ये बनी होती है नाइक्रोम। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नाइक्रोम जो है यह मिश्र धातु 4 घटकों से बनी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? किसी तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है उत्क्षेप। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्क्षेप जो है यह किसी तल के लंबवत कार्य करने वाला बल कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने मूल तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के अनुसार बढ़ते क्रम में क्रमबद्ध किया गया था? किसने मूल तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के अनुसार बढ़ते क्रम में क्रमबद्ध किया गया था? तो ये किया गया था मोसले ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मोसले ने जो है उनकी परमाणु संख्या के अनुसार बढ़ते क्रम में क्रमबद्ध किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क भी शरीर का किसका संवहन केंद्र है? मस्तिष्क भी शरीर का किसका संवहन केंद्र है? तो ये मुख्य का। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मस्तिष्क भी शरीर का जो है मुख्य का संवहन केंद्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एपिडर्मिस किसकी सबसे बाहरी परत है? एपिडर्मिस किसकी सबसे बाहरी परत है? तो यह जंतु के त्वचा भाग की। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। जंतु की त्वचा के भाग की जो एपिडर्मिक जो है सबसे बाहरी परत है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे क्या कहा जाता है? एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग जो है अपरिवर्तित रहता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत जो है यह एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग जो है
और अपरिवर्तित रहता है उसे द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति पदार्थों के खाद्य में अपघटन की अभिक्रिया का कौन सा एक उदाहरण है? वनस्पति पदार्थों के खाद्य में अपघटन की अभिक्रिया का कौन सा एक उदाहरण है? तो यह ऊष्माक्षेपी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऊष्माक्षेपी जो है यह वनस्पति पदार्थ के खाद्य में अपघटन की अभिक्रिया का जो है एक उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पादप समूह जिसके पौधे में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती है उसे क्या कहा जाता है? एक पादप समूह जिसके पौधे में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है थैलस। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। थैलस जो है एक पादप समूह जिसमें पौधे में जड़, पत्तियां और तना जो है होता है उसे पादप थैलस कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इत्र बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका उपयोग स्वादिष्ट मसाले के रूप में भी किया जाता है। इत्र बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है और जो है उसका उपयोग स्वादिष्ट मसालों के रूप में भी किया जाता है? तो यह एस्टर का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एस्टर का उपयोग जो है इत्र बनाने के लिए जो है उपयोग किया जाता है और स्वादिष्ट मसालों के लिए भी जो है इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ निर्मित होता है? जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर निर्मित होता है? तो वो होता है फोकस पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जब किसी वस्तु का एक अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब जो है फोकस पर निर्मित होता है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।